हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज कुछ हिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करने की बारी है और चलिए बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। इन द दिल्ली सल्तनत, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस आफ्टर सुल्तान। ठीक है, यहाँ पे एक ऑफिस के तीन कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं और आपको बताना है कि भाई यहाँ पे कौन से ऑफिस की बात हो रही है। The head of this office role was of a general supervisor over all departments, and he was one of the four important departmental heads. He was the chief advisor to the Sultan. तो आपके सामने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑफिस को रेफर किया गया है। दीवानी वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा, बरीद ए मुमालिक। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज दीवानी वजारत। ठीक है, सो आफ्टर सुल्तान जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस था वो था दीवानी वजारत, जिसके हेड थे वजीर। ओके, सो इट वाज अ की पोजीशन इन द रॉयल कोर्ट एंड हिज रोल वाज ऑफ अ जनरल सुपरवाइजर ओवर ऑल डिपार्टमेंट्स। ओके, सो ही वाज वन ऑफ द फोर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंटल हेड्स, चीफ एडवाइजर टू द सुल्तान। सो मेन फंक्शन जो था वजीर का, इट वाज टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट and also to give advice to the Sultan and on occasions to lead military expeditions at Sultan's behest. साथ ही साथ he also supervised the payment to the army। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे और वजारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे जो काम करते थे, जिन्हें अलग अलग फंक्शंस दिए जाते थे। जैसे कि मुस्तफी ई मुमालिक जो कि ऑडिटर जनरल हुआ करता था, मुशरीफ ई मुमालिक जो कि अकाउंटेंट जनरल हुआ करता था, मजूमदार जो कि लोन्स और बैलेंस का बेसिकली ध्यान रखता था, वगैरह वगैरह। चलिए यहाँ पे मैचिंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू का ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का। सो मुपला रिवोल्ट, एका मूवमेंट, पावना रिवोल्ट, बखास मूवमेंट। ठीक है, सो बेसिकली इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन पहले भी किया था कि एका मूवमेंट कहाँ है, पावना कहाँ है, मुपला कहाँ है, बखास कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी। ठीक है, मालाबार जो है वो केरला, एका मूवमेंट जो है वो हरदोई बेसिकली सीतापुर बहराइच यानी कि यूपी में, पावना पीजेंट बंगाल में, और बखास जो है वो है बिहार में। सो मुपला इज केरला, एका इज यूपी, पावना इज बंगाल, बखास इज इन बिहार। There was no independent development of industries in India during British rule because preference of the rich to invest in land, scarcity of natural resources, scarcity of foreign capital, absence of heavy industries। तो बेसिकली ब्रिटिश रूल में इंडस्ट्रीज का इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज की कमी थी। ठीक है, सो प्राइमरी जो मोटिव था ब्रिटिशर्स का वो क्या था कि इंडिया को एक नेट एक्सपोर्टर बना देना है रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, सो ब्रिटिश रूलर्स नीदर परमिटेड मॉडर्नाइजेशन, ना ही उन्होंने किसी तरीके की इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को एनकरेज किया। दैट वाज द मेन। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल, द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 वाज। 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था उसमें जो एम ऑफ एजुकेशन था वो क्या था? स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया, spreading English learning and female education in India, the introduction of scientific research and rationalism in the traditional Indian ecosystem, education ecosystem, and the creation of employment opportunities for native Indians। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सर चार्ल्स वुड, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। बेसिकली उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन स्प्रेडिंग इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, सो वुड सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल्स जो है उन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो हाई स्कूल्स हैं दे आल्सो मस्ट अडॉप्ट एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज, एंड एट कॉलेज लेवल इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे ही हम वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। वुमेन एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया, साथ ही साथ वोकेशनल लैंग्वेज एंड वोकेशनल कोर्सेज पे भी ध्यान दिया गया। विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, होम चार्जेस जो थे बहुत ही मेजर भूमिका उन्होंने निभाई थी ड्रेन ऑफ वेल्थ के। अगर हम बात करें तो आपको बताना है कि इन तीनों में से होम चार्जेस कौन कौन सी चीजें हैं। फंड्स यूज्ड टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया, फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट द इंडिया ऑफिस इन लंदन, फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो तीनों के तीनों जो हैं वो होम चार्जेस का हिस्सा हैं, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होम चार्जेस मतलब क्या होता है, एक लाइन में अगर आपको बताना चाहूँ
Home charges refer to the expenditure incurred in Britain by the Secretary of State on behalf of India. That is the home charge. ठीक है? Who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? Sarojini Naidu, Annie Besant, Surendranath Banerjee, A. Hume. Okay, so Fabianism as a movement, उसके प्रोपोनेंट इनमें से कौन थे? सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज एनी बेसेंट. ठीक है, सो फेबियनिज्म was a socialist movement and theory that emerged from the activities of the Fabian Society, which was founded in London in 1884. तो इनी बेसेंट जो थी वो फेबियन सोसाइटी की मेंबर थी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियात-वारी सिस्टम. रियात-वारी सिस्टम से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स हैं. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव. मेजर एरियाज ऑफ इंट्रोडक्शन इंक्लूड Madras, Bombay, parts of Assam and Kurg provinces of British India. The ownership rights were handed over to the peasants. तो गाइस देखिए, रयात-वारी सिस्टम की हम जब भी बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, क्लाइव ने नहीं, थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था 1820 में, बेस्ड ऑन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड. तो ये जो सिस्टम था वो एग्जैक्टली जमींदारी सिस्टम का उल्टा था, और इसमें जो पीजेंट्स थे उन्हें ओनरशिप दी जाती थी, और पहली बार ये मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस हुआ था. इट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ बंगाल, असम, कुर्ग एटसेट्रा. तो ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा दोस्तों सी, दैट इज 2 and 3. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत. Whiteley Commission established in British India was mandated to report on. पहला, financial reforms needed in British administration, police and military reforms needed in the wake of 1857 mutiny, trade and commerce within the princely states, existing conditions of labor and to make recommendations. तो वाइटली कमीशन जो था एस्टैब्लिश किया गया था, वो किस चीज के लिए था? बेसिकली लेबर्स की जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी इंडस्ट्रियल प्लांटेशंस और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में, उन पे कहीं ना कहीं जांच करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए 1929 में ये सेटअप किया गया था. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा. सो द कमीशन वाज चेयर्ड बाय जॉन हेनरी वाइटली एंड द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1931. The report surprised many by conquering with the criticism of Mahatma Gandhi and others that poverty was the cause of India's social and industrial problems. It was also critical of British employers' role in perpetuating the problems. वॉरेन हेस्टिंग्स प्लान ऑफ 1772 किससे कंसर्न था? किससे बेसिकली कंसर्न था वॉरेन हेस्टिंग्स का ये जो प्लान है 1772 का? जुडिशियल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स. ठीक है, सो 1772 का वॉरेन हेस्टिंग का प्लान, इट वाज रिलेटेड विद ए. ठीक है, ए दैट इज द जुडिशियल रिफॉर्म्स. तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? बेसिकली अपने 1772 के प्लान में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया. नाउ एज पर दैट प्लान एक मुफस्सिल दीवानी अदालत स्टैब्लिश की गई थी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विद कलेक्टर एज द जज. Okay, so the court was authorized to decide all civil cases like disputes regarding properties, inheritance, marriage, caste, debt, etc. And wherever possible, religious laws of Muslims as well as Hindus were followed and applied. तो ये जुडिशियल कहीं ना कहीं रिफॉर्म से रिलेटेड था वॉरेन हेस्टिंग का 1772 का प्लान. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फैक्ट्री एक्ट. इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881. दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सामने हैं इससे रिलेटेड. तो पहला स्टेटमेंट जो है, द इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 डील प्राइमरली विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर. इट रूल्ड दैट नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years कुड बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री. ठीक है, सो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 से रिलेटेड यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. देखो क्या था, मेनली प्राइमरली चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम से 1881 के इंडियन फैक्ट्री एक्ट ने डील की थी. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. चाइल्ड लेबर यानी कि चिल्ड्रन का जो डेफिनेशन था वो था बिटवीन 7 to 12. ठीक है, बिटवीन 7 to 12. सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एज ऑफ 14, तो ये आप करंट के डेफिनेशन के हिसाब से अगर करोगे तो गलत हो जाएगा. आपको सॉल्व करना है 1881 के फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ओनली वन. सो इट्स सिग्निफिकेंट प्रोविजंस वर employment of children under 7 years of age prohibited, working hours restricted to 9 hours per day for children to get 4 holidays in a month, hazardous machinery to be properly fenced off.
ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज और वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोवरिशमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश टाइम्स। ठीक है, सो ब्रिटिश टाइम्स में अंग्रेजों के समय इंडियन एग्रीकल्चर की जो स्थिति थी काफी खराब थी। क्या कारण था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम, रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे जो है कारण करेक्ट है। बेसिकली इट वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली अगर आप पूरा का पूरा जो सिस्टम है रेवेन्यू का, प्लांटेशन का, इंडस्ट्रीज का, इकोनॉमी का चेंज कर दोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो मार खाएगा ही। ओके, सो इट वाज मेजरली ड्यू टू कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ruin of the handicrafts which led to overcrowding of land, the new land revenue system, colonial administrative and judicial system. Consider the following statements regarding young Bengal movement. ठीक है, सो यंग बंगाल मूवमेंट काफी ज्यादा ये न्यूज में रहता है। पहला स्टेटमेंट, द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड लेटर गेन्ड प्रोमिनेंस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ हेनरी विवियन डेरोजियो। द मूवमेंट हैड इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट फेल्ड टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ठीक है, सो गाइस देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड लुई विवियन डेरोजियो ने ही यंग बंगाल मूवमेंट लॉन्च किया था। ऐसा नहीं था कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने लॉन्च किया है और बाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रही बात कि क्या ये रशियन रिवॉल्यूशन से इन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया था? नहीं, दे ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो डेरोजियो जो थे बेसिकली 1826 में इंडिया आए थे और हिंदू कॉलेज में एज अ टीचर वो अपॉइंट हुए। तो डेरोजियो इंस्पायर्ड हिज pupils to think freely, rationally, question all authority, love liberty, equality, freedom, etc. ओके, और साथ ही साथ उनका जो ग्रुप था जिसे डेरोजियंस कहा जाता था, दे आल्सो सपोर्टेड वुमेन्स राइट्स एंड एजुकेशन। दे हाउएवर फेल्ड टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, क्योंकि 1831 में डेरोजियो को रिमूव कर दिया गया था कॉलेज से, क्योंकि उनके जो थॉट्स थे वो रेडिकल थॉट्स कहा जाता था उन्हें, और इस वजह से कॉलेज अथॉरिटीज ने हटा दिया। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी। उस समय की सोशल कंडीशन जो थी वो डेरोजियो के आइडिया के हिसाब से सही नहीं, और साथ ही साथ दूसरे सोशल ग्रुप का, दूसरी क्लास का कोई खासा सपोर्ट भी नहीं था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। 1858 का जो प्रोक्लेमेशन था क्वीन विक्टोरिया का, दो स्टेटमेंट्स हैं। इट अनाउंस द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया and the queen assumption of the government of India, that is true। ठीक है, 1858 में कंपनी रूल खत्म हो गया था, क्राउन रूल शुरू हो गया। ठीक है, इट इंडोर्स द ट्रीटी मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी विद इंडियन प्रिंसेस एंड प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट देयर राइट्स, डिग्निटी एंड ऑनर। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। आंसर इसलिए इसका है सी। द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट इलाहाबाद। This royal proclamation was translated into Indian languages and publicly read in many important places। ठीक है, तो इसने कंपनी रूल की खात्मे की बात अनाउंस की, और साथ ही साथ इट ऑल्सो अश्योर्ड द इंडियन पीपल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वो सारी बातें सिर्फ कहने की थी, आपको भी पता है। ओके, सो ये जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था, रॉयल प्रोक्लेमेशन था, इसी ने 1858 के एक्ट को प्रैक्टिकल शेप दिया। चलिए दो स्टेटमेंट्स हैं। इंडिगो रिबिलियन इन 1859 was caused due to acquisition of cultivable indigo land by British industrial projects। Pabna Agrarian League was established in East Bengal in 1873 to resist against zamindars efforts to charge high rents and evict tenants। तो यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। देखिए इंडिगो रिबिलियन की जब हम बात करते हैं ना, इंडिगो रिबिलियन 1859 में हुआ था बिकॉज ऑफ हार्श एग्री इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, जिसके तहत इंडिगो कल्टर्स को ब्रिटिश प्लांटर्स ने रखा था, और अब बेसिकली जो कल्टीवेटर्स थे उनका पेशेंस जवाब दे रहा था। So during the 1870s and 1880s, large parts of eastern Bengal witnessed agrarian unrest caused by oppressive practices of the zamindars, and the zamindars they resorted to enhanced rents beyond legal limits and prevented the tenants from acquiring occupancy rights। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है एक्विजिशन ऑफ कल्टीवेबल इंडिगो लैंड, दैट वाज नॉट द रीजन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और किसी भी तरीके से आपको मेक श्योर करना है कि इन फैक्ट्स को आप ध्यान में रखें, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली प्रपोजल्स 1927, तो इसका आंसर है बी दोस्तों। चलिए, दिल्ली प्रपोजल्स 1927, इट डिमांडेड टू मेक सिंध अ सेपरेट प्रोविंस, joint electorates with reserved seats for Muslims, representations to Muslims in Punjab and Bengal in proportion to their population। तो 1927 का जो दिल्ली प्रपोजल था उसमें ये सारी बातें थी, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात भी थी इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम्स को 1/3 representation will be given, and then it also said that there will be representation to Muslims in Punjab and Bengal in proportion to their population। ठीक है, तीन नए मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस की बात भी की गई थी, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। ठीक है, सो 1927 दिसंबर में a large number of Muslim leaders they met at Delhi at the Muslim League session and evolved 4 proposals for their demands to be incorporated in the draft constitution। ठीक है, तो ये जो प्रपोजल्स थे इन्हें ही दिल्ली प्रपोजल्स के नाम से जाना गया। 1927 दिसंबर में मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस में इन्हें एक्सेप्ट किया गया। खुदाई खिदमतगार was a serious violent struggle against the British Empire by the Pashtuns in northwest frontier province। Ambedkar coined the term Harijan to address the depressed classes। तो दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा, ठीक है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और देखिए, खुदाई खिदमतगार जो था वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल, वायलेंट स्ट्रगल नहीं था। महात्मा गांधी ने हरिजन टर्म कॉइन किया था टू एड्रेस द डिप्रेस्ड क्लासेस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो काफी ज्यादा फंसाने वाले होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रैप मत, क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम जोड़ के देखते हैं, तो उस वजह से आपको ये लग सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है, बट ये गलत। द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 was opposed by Indian National Congress। The award allotted minority communities a reserved number of seats in the legislature to be elected on the basis of a separate electorate। ठीक है, सो 1932 का जो कम्युनल अवार्ड था, डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसका एक एग्जांपल था। It allotted to each minority a number of seats in the legislature to be elected on the basis of a separate electorate, that is Muslims would be elected only by Muslims, सिख जो होंगे वो सिर्फ सिख द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस जो हैं they already had been treated as minorities and the award declared the depressed classes also to be a minority community entitled to separate electorate। It also separated them from the rest of the Hindus। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दोनों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे ट्रू है और इस वजह से आंसर होगा इसका डी। पूना पैक्ट लेड टू reservation of electoral seats for the depressed classes, Gandhiji starting fast unto death in the Yerwada jail as a protest against separate electorate for the depressed classes। तो गाइस देखिए, पूना पैक्ट दोनों स्टेटमेंट्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पूना पैक्ट वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अपर कास्ट हिंदू लीडर्स। ठीक है, किस चीज पे, ऑन द रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट इन 1930। Okay, so it was made on 24th of September 1932 at Yerwada Central Jail in डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के बिहाफ में साइन किया था और अपर कास्ट हिंदूज के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय ने साइन किया। गांधी जी ने एज अ मींस टू एंड द फास्ट दैट गांधी जी वाज अंडरटेकिंग इन जेल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय रामसे मैकडॉनल्ड। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर करेक्ट ए होगा, बी नहीं। Which of the following is not a failure of the Government of India Act 1935? Not a feature, sorry. An all India Federation, provincial autonomy, bicameral legislature, diarchy at the center as well as in the provinces। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें जो डियार्की की बात थी वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में थी, प्रोविंसेस में नहीं। सी इज नॉट द फीचर, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, सो अबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायarchy एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायarchy एट द सेंटर, abolition of Indian Council and introduction of an advisory body in its place, provision for an all India federation with British India territories and princely states, elaborate safeguards and protective instruments for minorities, supremacy of parliament, increase in size of legislatures, extension of franchise, etc., separation of Burma from India।
The events that were involved in and around the Tripuri crisis of the Indian National Congress include leadership woes of the Indian National Congress, controversies surrounding the merger of an arm of the All India Muslim League with the INC. So कौन से events इसमें involved थे in and around the Tripuri crisis? ठीक है? So answer will be A. For the 1939 election of the president of Congress, Subhash announced his candidature knowing that he would be opposed. By this time, Nehru was on a long holiday in Europe. When he returned in 1938, Gandhiji suggested him to announce his name as a candidate, but he declined and मौलाना आजाद का नाम उन्होंने दिया. ठीक है, सो लीडरशिप वाली जो चीज थी वो न्यूज में थी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका. तो हमारा ये वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं. मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज के साथ.